हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली के बारे में बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो भी टॉपिक्स थे हमने उसको डिस्कस कर लिया था। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ट्वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होंगे, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो आज जीओसी का पार्ट नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 की बात करेंगे हम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, तो जैसा कि आप जानते हो कि इस केमिस्ट्री में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, और साथ में उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का अमाउंट, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स जनरली हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जैसा कि आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स जो भी होते हैं उनमें 3 ही तरह के हाइब्रिडेशन स्टेट मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे sp2 और sp3 टाइप के हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। जैसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कई तरह के हाइब्रिडेशन स्टेट पढ़ा था, तो यहाँ पे केवल 3 ही तरह के हाइब्रिडेशन स्टेट आपको मिलेंगे, एक sp2 और sp3। आप इनके शेप्स जान लो। sp अगर है, ठीक है, तो इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, और अगर sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। sp3 अगर हाइब्रिडेशन स्टेट कहीं पे मिल रहा है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, जिसको हम शॉर्ट में td लिखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी को बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, तो ये नोट कर लेना। वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था इस थियरी को 1780 के करीब। ठीक है, 1780 में वाइटल फोर्स थियरी आई थी, और बर्जीलियस ने इस थियरी में क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज होते हैं, जिन्हें हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। उनका कहने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूमन बीइंग्स के बस में नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सके लैब में। लेकिन उस टाइम पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस की जाती थी लैब में। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताया गया कि जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स जब अंदर अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं और जियोलॉजिकल एक्शन से धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उनका कहने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसिस है वो अपने आप से होता है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स हो गया, डीएनए या फिर आरएनए, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स हैं जो कि खुद ब खुद बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इसको नहीं बना सकता, ये वाइटल फोर्स थ्योरी में बताई गई। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट थे, रिसर्च स्कॉलर थे, फ्रेडरिक होलर, इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते समय इन्होंने एक देखा कि एक अलग तरीके का कंपाउंड उन्हें मिला। ठीक है, और उस पर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसके रिएक्शंस को देखा, तो एक नया जो कंपाउंड बना उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो उन्होंने ये देखा कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रही है। तो इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था। फ्रेडरिक होलर ने 1828 में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में, जिसका नाम है यूरिया। ठीक है, इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कैसे किया, इन्होंने सबसे पहले साइनिक एसिड HOCN का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया। ठीक है, साइनिक एसिड HOCN, ठीक है, साइनिक एसिड इसको बोलते हैं, और अमोनिया, बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब इन्होंने मिक्स किया तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज अमोनियम साइनेट NH4OCN।
NH4OCN, जब इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2CONH2। NH2CONH2 को क्या कहा जाता है, यूरिया। इसको शॉर्ट में कभी कभी NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो वाइटल फोर्स थियरी थी वो एक तरीके से उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। ठीक है, ये सबसे पहला काम किसने किया, फ्रेडरिक होलर ने किया। इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया और इसके बेसिस पे और भी अदर साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया लैब में। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रेडरिक होलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके इस अचीवमेंट की वजह से इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। देखो जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोल्बे ने सिंथेसाइज किया था लैब में। तो 1845 में कोल्बे ने एसिटिक एसिड को बनाया था। और थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको सिंथेसाइज किया था लैब में, बर्थलॉट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1856 में। ठीक है, दैट इज मेथेन। ठीक है, तो ये दिस इज द थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज इन लैब बाय बर्थलॉट इन 1856। तो बच्चों ये था जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम बात करें कार्बन के कैटिनेशन, जैसा कि आप जानते हो कार्बन के पास कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्मॉल साइज़ का एलिमेंट होता है, साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और थर्ड थिंग हमने बताया था कि इसके पास पी पाई बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कार्बन के पास कैटिनेट करने की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से कार्बन के कंपाउंड्स लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपाउंड है तो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो टेट्रावैलेंसी, जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से इसको टेट्रावैलेंट नाम दिया गया कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये टेट्रावैलेंट होता है। और साथ में इसकी जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया मेथेन का, तो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके बारे में आप जानते हो, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि हमने बताया कि आपको हाइब्रिडेशन स्टेट मिलेंगे sp2 और sp3। अब इसमें देखो अगर हम s कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर हम देखें sp हाइब्रिडेशन में तो 50% क्या होगा, s कैरेक्टर होगा और 50% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। दोनों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है s और p ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s का 50% कंट्रीब्यूशन होगा और p का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर यहाँ पे कितना होगा, 50%। जबकि sp2 में आप निकालोगे तो देयर आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो 100 में आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें आपको मिलेगा s का परसेंटेज कितना मिलेगा, 33.33% मिलेगा। तो इसमें s कैरेक्टर कितना हुआ, 33.33। sp3 में कितना हुआ, 25%। तो इन तीनों हाइब्रिडेशन स्टेट में आपने क्या देखा कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, सबसे ज़्यादा किस में है, sp में है, उसके बाद sp2 में और सबसे कम sp3 में। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड अगर है, कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद sp2 की होगी। अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, sp3 की होगी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो इस परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसको आप नोट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में।
नेक्स्ट है सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसा कि आप जानते हो केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, मतलब पी ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है। जब दो पी ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप जानते हो, जैसा कि जहाँ पे कार्बन कार्बन मतलब डबल बॉन्ड का केस हो, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का केस हो। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का केस है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और साथ में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। जैसा कि एक क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे CH3OH कंपाउंड है, दैट इज मेथेनॉल, जैसा कि आप जानते हो सभी लोग, अगर मेथेनॉल में हमें कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। तो आपने 10th में भी पढ़ा इसे, ठीक है। CH3 को इस तरीके से लिख लेते हैं बॉन्ड के फॉर्म में, इसके बाद OH को इस तरीके से हम कोवलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज। इसके बारे में भी, स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये आपने क्या देखा, 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने बताया था कि हाइब्रिडेशन हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेसिस पे किस तरीके से निकालते हैं। तो CH3 में आपने क्या देखा, कार्बन पे हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। इसकी अगर ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, टेट्राहेड्रल बताओगे। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो आपने क्या देखा कि ये 4 सिग्मा हो गया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है इसका एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, इसमें 5 हुआ। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5, और पाई बॉन्ड इसमें 0 होगा क्योंकि इसमें कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसमें सिग्मा बॉन्ड 5 होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड हो HCl, और इसमें कार्बन पे हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना हो और नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होगा कार्बन से, और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन की वैलेंसी तभी कंप्लीट होगी जब ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि आप जानते हो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड में आपने क्या देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्डेड होगा, ठीक है। अब यहाँ कार्बन पे आपने क्या देखा कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पे हम 2 सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, sp होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, ठीक है। और अब इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, लीनियर बताएंगे, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल लीनियर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होगा, और पाई बॉन्ड कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें आपने क्या देखा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 2 है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी 2 है। अब देखो बच्चों, इस तरीके से कभी कभी बड़े कंपाउंड्स दिए जाते हैं, जैसे मान लो अगर CH3CH डबल बॉन्ड CHCN है, तो इसमें अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना होगा। CH3 है तो इस कार्बन से हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन क्या है, CH है, तो हम C को फिर एक H से कनेक्ट कर सकते हैं, और वहीं C जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है नेक्स्ट CH से,
ठीक है। उसके बाद ये साइनाइड से कनेक्टेड, साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 9 हुआ। पाई बॉन्ड कितना हुआ, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हुआ, 3 हुआ। और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये कभी कभी एक आध नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लेना। प्रॉब्लम 12.1 एंड 12.2 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12.3 भी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना, काफ़ी इजी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको पढ़ना है वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरली कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहला तो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। दूसरा है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, एक है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इन तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। देखो सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, कंप्लीट स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है किसी कंपाउंड का तो उसमें सारे कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एथेन है, जैसे क्या है एथेन C2H6 है मान लो, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमें सारे कोवलेंट बॉन्ड और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है कंप्लीट स्ट्रक्चर में। कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमेशा कोई भी एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और साथ में एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इन दोनों चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तभी वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल हमने क्या लिया C2H6, तो अब C2H6 में 2 कार्बन है तो जाहिर सी बात हम 2 कार्बन बना लेंगे, इन दोनों कार्बन को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। अब 3 हाइड्रोजन हम फर्स्ट वाले कार्बन पे और 3 हाइड्रोजन सेकेंड वाले कार्बन से कनेक्ट कर देंगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा C2H6 का। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तभी तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब कार्बन पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, वो कभी भी लोन पेयर नहीं होता है। कुछ ऐसे केसेस आपको आगे मिलेंगे जहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर होता है, वो जनरली रिएक्टिंग स्पीसीज है कार्बीन। तो कार्बीन में आप देखोगे, कार्बीन आप देखना, ठीक है, कार्बीन एक ऐसा रिएक्टिंग स्पीसीज है जहाँ पे आपको लोन पेयर दिखाई देगा। लेकिन ऐसे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 99% ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कार्बन पे आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो या तो फ्री रेडिकल्स में भी कभी कभी दिखाई देते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। देखो जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है CH3OH। अब जैसे अगर CH3OH का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले बात तो कार्बन लिखेंगे और कार्बन से 3 हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे। CH3 का केस है तो 3 हाइड्रोजन हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद O लिखेंगे, O को हम कनेक्ट करेंगे कार्बन से, उसके बाद इस O को फिर एक हाइड्रोजन जो OH फॉर्म में है इसको O सिंगल बॉन्ड H से कनेक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जिसमें 2 ही बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो कहीं ना कहीं इसके 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में हैं। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर दिखाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, तो इस लोन पेयर को भी आप रिप्रेजेंट करोगे तभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो बच्चों, दूसरा क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड का मतलब आप जानते हो, कंडेंस कर देना, किसी भी फार्मूले को बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना, दैट इज कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है। जैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो
कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3 है। अब इसको अगर कंडेंस्ड फॉर्म में हमें लिखना है तो कंडेंस्ड फॉर्म में जनरली जान लो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ऐसे सिंपली हम लिखते हैं कैसे, जैसे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अब देखो बीच में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, या इसको और भी कंडेंस लिखना हो तो हम क्या करेंगे, देखो CH2 कितना है, CH2 3 है ना, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 का होल थ्राइस कर देंगे। होल थ्राइस क्यों किया गया, क्योंकि CH2 कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं, इसलिए CH2 का होल थ्राइस हो गया। उसके बाद आगे जो टर्मिनल, दोनों टर्मिनल कार्बन्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको हमेशा आगे अब यूज करना है, ठीक है, आगे जो यूज करना है हमेशा आपको, वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से समझना होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना। बॉन्ड लाइन के थ्रू हम कैसे समझेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो ऐसे एलिमेंट है जो हिडन होते हैं। क्या होते हैं, हिडन होते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन, केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हिडन होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई दूसरा एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा एटम है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एनी अदर एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, ये दोनों हिडन होते हैं, ठीक है। और हमेशा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम जिग जैग मैनर में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जिग जैग, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जिग जैग फैशन में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना, जिग जैग फैशन में, मतलब जो एक पॉइंट आप देख रहे हो वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, हर एक पॉइंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और वो कार्बन ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन भी हिडन रहता है। अब जैसे ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये कितना बॉन्ड बना है, एक ही, तो इसका मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हिडन है। अब ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड, एक इधर लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसको हम इस तरीके से जिग जैग फैशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान देना। अब देखो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो नॉर्मल पेंटेन अभी हमने लिया था। अब जैसे नॉर्मल पेंटेन है, देखो CH3 CH2 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 CH3, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो टाइम को कंज्यूम करने के लिए, मतलब टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ताकि हम जल्दी से रिप्रेजेंट कर सके, टाइम को बचाने के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आया था, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस वजह से। अब देखो नॉर्मल पेंटेन को अगर हमें बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो पहले ध्यान से देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। तो आप जब भी पॉइंट्स बनाएंगे जिग जैग फैशन में स्टार्ट करेंगे, देखो जिस पॉइंट से आप चलेंगे उस पॉइंट को नंबर 1 काउंट करेंगे, ये ऊपर वाला सेकंड पॉइंट होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ या फिफ्थ। बस आपको ऐसा बनाना है कि उसमें 5 पॉइंट हों, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट हुआ, ये सेकेंड पॉइंट हुआ, and this is third point, and this is fourth, and this is
फिफ्थ पॉइंट, इस बात का याद रखना ध्यान से कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उतने ही पॉइंट आप बनाएंगे, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये 5 पॉइंट्स हमने बना दिया जिग जैग फैशन में। यही क्या है, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, अगर हेक्सेन का बनाना है, नॉर्मल हेक्सेन का बनाना है तो कितने पॉइंट बनाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। अब देखो बच्चों, ये तो विदाउट साइड चेन का है। मान लो कभी कभी कंपाउंड के अंदर अगर साइड चेन भी हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अगर कंपाउंड हमारे पास CH3 CH2 CH, यहाँ पे साइड चेन है, ठीक है, और नेक्स्ट है CH3। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन जितने कार्बन का होगा पहले हम उस फॉर्म में जिगजैग फैशन में उतने पॉइंट्स बनाएंगे। तो कितना है, 4 है, तो हमने 4 बना लिया। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस वन इज द फोर्थ कार्बन। अब देखो बच्चों 1 2 3, थर्ड कार्बन पे साइड चेन क्या है, CH3 है, तो हम क्या करेंगे, एक नीचे और इस तरीके से नीचे की तरफ बना देंगे एक बॉन्ड, ताकि ये हमें पता चले कि ये साइड चेन है और ये क्या है, CH3 है। ठीक है, ये क्या है, CH3 है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसका, इस वाले कंपाउंड का। दिस इज 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब देखो बच्चों, अगर कभी कभी कंपाउंड के अंदर कई ज़्यादा अगर ब्रांचिंग है, ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे, CH3 CH2, मान लो CH3 CH3 CH3, इस तरह का कंपाउंड है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ भी कितने कार्बन का है, 4 ही कार्बन का है। तो हम जिग जैग फैशन में कितने पॉइंट्स बनाएंगे, 4 पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट पे 2 साइड चेन है, तो हमेशा जब भी साइड चेन को बनाया जाता है तो इस बात का याद रखते हैं हम, अगर हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है। हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में रखते हैं। कहने का मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से आप बनाएंगे। एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ, दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो तब जाके वो सही माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हुआ तुम्हारा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, इसका दिस इज द 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अब जैसे देखो बच्चों, एक दूसरा कंपाउंड है, जैसे मान लो CH3 CH3 CH2 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 Br है। अब देखो Br को तो हम बनाएंगे नहीं, Br को रिप्रेजेंट ही करना पड़ेगा। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन हमने बना लिया जिगजैग फैशन में। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। अब Br को हम फोर्थ कार्बन से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। देखो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे, Br। ठीक है, Br को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फोर्थ कार्बन से हमने कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया Br को। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा तुम लोगों को। ठीक है, तभी हो पाएगा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं, इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप बनाइए किसका, 2 ब्रोमो पेंटेन का। तो देखो बच्चों 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पेंटेन का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो ऐसे आप जिग जैग फैशन में 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। अब देखो अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो सेकेंड कार्बन पे क्या है, Br है, तभी तो लिख रहा है 2 ब्रोमो। तो हम 2 ब्रोमो मतलब इस सेकेंड कार्बन पे हम क्या करेंगे, Br को इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से हमने Br को कनेक्ट कर दिया सेकेंड कार्बन पे। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे मान लो आपके पास अगर स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 COOH
COH ब्यूटेनोइक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान से देखो आप, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन इस तरीके से हम जिगजैग फैशन में बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, जो 4th कार्बन है वो डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमें डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा उसी कार्बन पे, ठीक है। और उसी कार्बन से क्या कनेक्टेड है, OH भी कनेक्टेड है, इसलिए उसी कार्बन से हमें OH भी लिखना होगा। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड में भी जैसे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना हुआ है, अगर हमें साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन होगा और क्या होगा, पेंटागन होगा। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन साइक्लिक कंपाउंड होगा। साइक्लोब्यूटेन मतलब स्क्वायर टाइप का, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, ट्राइंगल के जैसा बनाएंगे हम, ट्राइंगल। देखो ये यहाँ पे दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कार्बन से साइक्लाइजेशन हुआ है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। दिस इज साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन से साइक्लाइजेशन हुआ है, इसमें 5 कार्बन से साइक्लाइजेशन हुआ है, इसमें 6 कार्बन से। तो इस तरीके से दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम 12.4 अगर आप देखोगे और एनसीईआरटी में प्रॉब्लम 12.6 और 12.5 इसको प्रैक्टिस करना, आंसर भी दिया हुआ है, नहीं आएगा तो पूछना, और भी कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, या फिर अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ गुड डे।